गया हिस्ट्री। हिस्ट्री मिस्ट्री। भूगोल भूगोल पढ़ के होता है दिमाग गोल। इतिहास पढ़ के फूल आती है सांस, मतलब सांस। शादी नहीं हुई तो सांस कहाँ से आएगी तुम लोग की? ठीक है। हाँ, अच्छा। चलिए, कल कहाँ पे थे हम लोग? कल आपका वो देख रहे थे क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में याद हो गया इयॉन्स में क्या क्या इयॉन्स थे हमारे पास? इयॉन्स में क्या क्या थे? चार थे ना आपके जो है। हेडियन, हेडियन था आपका, आर्कियन था, और प्रोटो प्रोटोजोइक है, और फेन फेनोजोइक। फेनेरोजोइक है कि फेनोजोइक है? हाँ, फेनेरोजोइक है कि फेनोजोइक है? फेनेरोजोइक ही है। ठीक है। क्या बोल रहे हो? प्रोटेरोजोइक। ये वाला कौन सा था? टेरोजोइक। हाँ, ये नया क्लासिफिकेशन है इसलिए मुझे भी याद नहीं है। नया मतलब दूसरे तरीके का है ये वाला। बुक्स में नहीं मिलता कॉमनली। अब कॉमन जो मिलता है वो मुझे याद है, तो मैं भी बताने वाला हूँ उसको, जो है कहाँ पे देखा था कल भाई। चलिए, कहीं ना कहीं देखे होंगे। क्या था आपका? चलो मैं देख लेता हूँ। स्पेलिंग याद होनी चाहिए ना। ईऑन में हेडियन हो गया, HADIEAN है ये। हेडियन है, आर्कियन है आपका। आर्कियन तो ठीक है। प्रोटेरियोजोइक है, प्रोटोजोइक नहीं है, प्रोटेरियो। ठीक है, प्रोटेरोजोइक। आया समझ में? और ये वाला है आपका फेनोजोइक फेनेरोजोइक है। फेनेरोजोइक, ये याद रखना है चार। फिर फेनेरोजोइक की हमने क्या किया था? तीन अलग से, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, है ना। पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक, ये आपके इसके थे। पेलोजोइक, आपका मेसोजोइक, ये आपको, और सेनोजोइक। तो ये हमने कल देखा था। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इयॉन्स हो गए। इयॉन के बाद आपके इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये इरास हो गए आपके जो है। ये क्या हो गए आपके? इरास हो गए। इयॉन्स के बाद चलिए, ये वाले इरास हो गए आपके। ये वाले क्या हो गए? फेनोजोइक के इरास हो गए, कल्प हो गए, है ना। कल्प ही लिखना, पता नहीं वो। इरास हो गए, कल्प हो गए आपके जो है। और उसके बाद काल। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जीवन थोड़ा बहुत यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मेन आपका इधर, इसीलिए इसको फेनेरोजोइक नाम दिया गया। मेनली जीवन की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? इधर क्षेत्र में होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सबसे पहला जो जीव माना जाता है समुद्र या महासागरों के अंदर ही माना जाता है, जल के अंदर ही माना जाता है। आपका जो मछली उछली सबसे पहला जीव माना जाता है। मछली उछली की उत्पत्ति जो है आपका पहला जीव के रूप में माना जाता है। बाकी अमीबा, अमीबा ही धीरे धीरे करके क्या हो गए? डेवलप हो करके हम लोग भी अमीबा की संतान है। धीरे धीरे इवोल्यूशन प्रोसेस में अलग अलग जीव उत्पन्न होते गए। आया समझ में? तो ये याद रखना है। तो कल्प हो गए आपके। अब इसके अंतर्गत पीरियड्स आएंगे। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? पीरियड्स आएंगे। हिंदी में मैं नहीं जा रहा हूँ। पीरियड्स में आपका पेलियोजोइक है, आपका पेलियो, इसका भी पेलियोजोइक है, और मेसोजोइक और सेनोजोइक। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। इसी में देखेंगे तो पेलियोजोइक का जो है प्राइमरी इपोक हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं। प्राइमरी इपोक, युग। मतलब पेलियोजोइक में हिंदी में कहते हैं पूरा जीवी। हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा जीवी। तो पूरा जीवी पेलियोजोइक में जो घटनाएं हुई उसको हम लोग प्राथमिक युग की घटनाएं बोल सकते हैं। प्राथमिक युग की घटनाएं, प्राइमरी इपोक की घटनाएं। आ रही बस समझ में? प्राइमरी इपोक, जनरली ये वर्ड मिलता नहीं है, ये भी नहीं मिलता है। ये सेकेंडरी इपोक हो जाएगा, द्वितीयक।
द्वितीयक इपोक, सेकेंडरी इपोक, और मेन आपका मिलता है टर्सरी वाला। ये आपका हमेशा मिलेगा जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे, जितने भी न्यू फोल्डेड माउंटेन पढ़ते हैं तो उसे हम लोग टर्सरी युग का, टर्सरी काल का कहते हैं, टर्सरी इपोक, टर्सरी युग का कहते हैं। हिंदी में तृतीयक भी कहते हैं इसको, हिंदी का मतलब है तृतीयक। तो हिमालय की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे तो ये पूरा कवर जितने भी नवीन वलित पर्वत है, हिमालय हो चाहे न्यू फोल्डेड माउंटेन हो, उसमें एक तो कल्प की बात करेगा तो सेनोजोइक कल्प हो गया, और युग की बात करेगा तो तृतीयक युग, टर्सरी इपोक की बात हुई। आ रही बस समझ में। ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कल हमने स्टार्ट किया था, चिराग तो तब नहीं आए थे। तो इयॉन मतलब पूरे पृथ्वी का जो एज है वो 460 करोड़ ईयर्स। आपका पूरे अर्थ की एज कितनी मानी जाती है? 4.6 बिलियन ईयर्स या 460 करोड़ ईयर्स। आ रही बस समझ में। तो उसको पहले 4 इयॉन्स में डिवाइड किया हमने, जो है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। ये 4 क्या हो गए आपके? इयॉन्स हो गए, है ना। जैसे आपके साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। फिर उसके अंदर क्या होते हैं आपके? दिन होते हैं, दिन में फिर घंटे होते हैं, और घंटों में मिनट, और मिनट में समय। तो इयॉन बड़ा हो गया। इयॉन के अंतर्गत फिर ये इरास हो गए, इरास के अंतर्गत ये इपोक हो गए। आ रही बात समझ में। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? पीरियड्स आ जाएंगे। तो पीरियड्स देखते हैं प्राइमरी इपोक में कौन कौन से आएंगे, या पेलियोजोइक में प्राइमरी इपोक की घटनाएं, या पेलियोजोइक में क्या क्या आएंगे। तो इसके अंतर्गत ले लो। तो इसको याद करने के लिए ठीक है, तो ये है आपका कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन हिंदी वाले भी कैम्ब्रियन लिख लेंगे, ठीक है, हिंदी वाले भी। दूसरा है ऑर्डोविशियन। तीसरा है आपका सिलूरियन। ये रटना रटना नहीं है, बस कई जगह पे ये नाम आएंगे जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उस समय थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए कि हाँ किसी समय की बात कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ। डेवोनियन। और फिर है आपका, इसका मतलब है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस। और ये है आपका पर्मियन। ये सबसे पहले याद रखना है आप लोग को, जो है पैलियोजोइक में ये आपके क्या हो गए? पीरियड्स हो गए। ये सब के सब क्या हो गए आपके? इसके अंतर्गत जो है पीरियड्स हो गए, काल हो गए आपके, जो है आगे समझ में। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। डेवोनियन के बाद इधर कार्बोनीफेरस, और इधर आपका पर्मियन। ठीक है। तो जैसे बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये कार्बोनीफेरस आएगा। तो कार्बोनीफेरस जो है ये जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर कोयले के लिए, कोल। पूरे पृथ्वी पर लगभग 90% कोल का जो फॉर्मेशन है, 90% कोल का जो फॉर्मेशन है, कब हुआ था आपका? कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में हुआ था। आपका कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में हुआ था। कोयला कैसे बनता है चिराग? ठीक है। तो जो भी फॉसिल्स है आपके फ्लोरा एंड फौना के, वो हजारों करोड़ों सालों तक जब नीचे दब जाते हैं, है ना भाई, तो उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट से क्या बन जाता है? वो कोल बन जाता है। उससे ज़्यादा और दबेंगे, पहले पेट्रोल बनेगा कि पहले कोल बनेगा?
कोल, उसके बाद फिर पेट्रोल गैस वगैरह बनेंगे, पेट्रोल बनेगा फिर गैस बनेगा और दबेगा तो, और उसके बाद डायमंड भी बनता है ना। कोल का ही एक फॉर्म क्या, डायमंड एंड ग्रेफाइट भी है। तो इसलिए जितना तपोगे और दबोगे तो डायमंड बनोगे। समझ गए ना भाई। जीवन में निखार तभी आता है जब संघर्ष होता है। पका पकाया सब मिल गया तो फिर धीरू भाई, हम सॉरी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और इनके बेटों को पता थोड़ी होगा संघर्ष क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, कार्बोनिफेरस कोल के लिए फेमस है। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, पूरे पृथ्वी पर उथल पुथल हुई थी। सब ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें बाहर आ गई थी। तो इस कारण से कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पूरे कोल का फॉर्मेशन हुआ था पूरा का पूरा। आप पूरा पृथ्वी पर पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, टर्बुलेंस हुआ था। और इस कारण से सब ऊपर की चीज़ें दब करके कहाँ चली गई, अंदर चली गई। और उसी से फिर बाद में क्या बना, आपका जो है कोल का फॉर्मेशन हुआ था। डेवोनियन जो है ये मत्स्य युग कहलाता है। डेवोनियन जो है ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी गूगल और चैट जीपीटी क्या बताएगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, मत्स्य युग फिशिंग एज कहा जाता है, एनसीईआरटी वगैरह के पार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं गूगल कुछ और बता दे तो एनसीईआरटी, इसलिए मैंने बेस बता दिया क्योंकि हर चीज़ को मैंने गूगल और चैट जीपीटी भी ट्राई नहीं किया हूँ। जहाँ ज़रूरत होती पढ़ते रहता हूँ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है तो ये इसलिए कि बता देता हूँ ताकि कुछ हो सकता है चैट जीपीटी वगैरह कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से है। ये आपको याद रखना है। डेवोनियन को हम लोग क्या कहते हैं, फिशिंग एज कहते हैं, फिश एज। मछली यूज, सबसे ज़्यादा मछलियाँ वगैरह मिलती थी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी इपोक या पेलियोजोइक। पेलियोजोइक के काल हो गए, पेलियोजोइक के अंतर्गत ये सब 6 नाम याद रखने हैं। आया समझ में। चलूँ आगे, है ना। अरावली वगैरह का निर्माण जब पढ़ेंगे तो ये कैम्ब्रियन वगैरह आएगा, प्री कैम्ब्रियन, है ना। इससे पहले जैसे आपका प्रोटोरेजोइक है, तो ये इसमें भी जो जैसे आर्कियन में ही आपका आ जाता है अजोइक, और प्री कैम्ब्रियन करके आता है, अजोइक है, अजोइक और एक बीच में प्रोटोरेजोइक आ गया, तो इसी के अंतर्गत प्री कैम्ब्रियन ले सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड इसमें आता है, प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ और कैम्ब्रियन में जाके खत्म हुआ था। अरावली का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका प्री कैम्ब्रियन से। प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ, कैम्ब्रियन। आ रही बात समझ में। तो अरावली का फॉर्मेशन कभी कहीं पूछेगा, मेनली यदि पूछा जाए तो कब बना, तो आपका पेलियोजोइक वाला समय आता है। पेलियोजोइक करके वर्ड पूरा जीबी में बना था, कैम्ब्रियन काल वगैरह आएगा वहाँ पे। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलूँ आगे। अब आ जाओ आपका यहाँ पर सेकेंडरी इपोक या मेसोजोइक वाला टाइम पीरियड में आते हैं, मेसोजोइक कल्प में आते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 आएंगे आपके, ट्रियासिक, हिंदी में भी ट्रियासिक है, जुरेसिक, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, ठीक है। आपका जो ट्रियासिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस आया समझ में। तो जुरेसिक आप लोग जानते ही, जुरेसिक पार्क मूवी आई होगी बहुत पहले, देखा है क्या साक्षी देवांगन, नहीं देखा। तो जुरेसिक पार्क कुछ किसका संबंध, मूवी कौन से संबंध है, मूवी का संबंध किससे है, डायनासोर, ठीक है ना। तो डायनासोर का छोटा फॉर्म अभी वो है, क्या नाम है, नहीं नहीं अभी बोलता है ना क्या बोलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट नहीं, हाँ, लिजार्ड तो अलग हुई, छिपकली अलग हुई, उसी के समान दिखाए थे ना। वो क्या बोलते हैं, हिंदी या छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, गिरगिट की तरह, हाँ, अरे गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है ना, कलर टेट का। ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें आएंगे हम लोग
अब आते हैं टर्सरी में। तो टर्सरी में हिमालय का निर्माण हुआ था, इसमें कई सारे आएंगे। पैलियोसिन, ये नाम देख के घबराना नहीं है, याद नहीं रखना है, लेकिन कई जगह पे आएंगे। पैलियोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, जैसे ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन आएगा तो इयोसिन आएगा। इयोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, मायोसिन, पीईओ, ओलिगोसिन भी है बीच में, ओलिगोसिन, मायोसिन, और आपका है प्लायोसिन। यो मायो प्लायो। उसके बाद इसमें तो ये सेनोजोइक, सेनोजोइक के बाद एक नियोजोइक और आना चाहिए था यार, इसमें तो दिया नहीं। चल इसके बाद एक और इराज में डाल देना, नियोजोइक और एक इराज है, ठीक है। नियोजोइक और एक ठो इराज आएगा यहाँ पे जो है नियोजोइक, नव नूतन कल्प। नियोजोइक और आएगा आपका नव नूतन कल्प। एक और आएगा, चार इराज आएंगे इसमें, तीन की जगह पे चार आएंगे। नव नूतन कल्प, नियोजोइक, ये लिख लिया आपने। और इसको क्वाटनरी एज कहते हैं, चतुर्थक युग। जो वर्तमान में चल रहा है वह कलयुग है, इसी को हम लोग क्वाटनरी कहते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? क्वाटनरी। क्वाटनरी, हिंदी में चतुर्थक युग। तो टर्सरी समझ में आ गया। हिमालय जब पढ़ेंगे, हिमालय जब पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे। इयोसिन आएगा ग्रेटर हिमालय के लिए, मायोसिन आएगा लेजर हिमालय के लिए, और प्लायोसिन आएगा आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय के लिए। ये आपका आएगा प्लायोसिन। उसके बाद है चतुर्थक युग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है हमारा? चतुर्थक। तो चतुर्थक में इसके अंतर्गत दो काल फिर से आएंगे, टाइम पीरियड्स आएंगे आपका। एक आता है आपका प्लिस्टोसिन, जिसमें गंगा का मैदान बनना स्टार्ट हुआ। प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन, और एक है होलोसिन। अभी कौन सा चल रहा है? तो आपका होलोसिन चल रहा है। होलोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। तो ये प्लिस्टोसिन आपका गंगा के मैदान का निर्माण, गंगा का मैदान जो है आपका इसी समय बनना स्टार्ट हुआ। और नवीनतम हिमयुग, मतलब इससे इसके बाद कोई हिमयुग नहीं आया हुआ है। आइस एज का मतलब जब पूरे पृथ्वी पर अधिकांश भागों में बर्फ जम जाती है तापमान कम होने के कारण। अभी तो गर्म हो रहा है कि नहीं? अभी तो गर्म हो रहा है, तो हिमयुग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्वाटनरी चतुर्थक में प्लिस्टोसिन हो गया। तो प्लिस्टोसिन के बारे में क्या याद रखना है? तो यहाँ पे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ प्लिस्टोसिन में। और क्या याद रखोगे? जो सबसे नवीनतम हिमयुग है, नवीनतम हिमयुग है, आइस एज है ना। न्यूएस्ट आइस एज जो है आपका, इसके बाद से कोई आइस एज नहीं आया हुआ है। अभी तक पृथ्वी पे चार आइस एज आए हुए, चार हिमयुग है ना। उसमें से सबसे नवीनतम है आपका प्लिस्टोसिन। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा हो गया? होलोसिन। और होलोसिन जो है, जो आधुनिक मानव जिसको हम लोग कहते हैं, आधुनिक मानव का मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ, तो आधुनिक मानव का मतलब यहाँ पे होमोसेपियंस है। फटी जीन्स और हाथ में टेटू, कान में बाली और नाक में, उससे नहीं है, ठीक है। समझ गए ना भाई? होमोसेपियंस जो
दो पैर में हमने चलना स्टार्ट किया जब से, तो उसको आधुनिक मानव कहते हैं। तो ये होलोसिन में इसकी उत्पत्ति हुई। आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई आपकी जो है, होलोसिन। तो ये ध्यान में रखना है, और तब से लेके अभी तक ये समय चल रहा है। होलोसिन का टाइम पीरियड लिखना हो तो कितना लिखेंगे भाई, होलोसिन का क्वाटनरी हिमयुगीय आधुनिक मानव का उद्भव। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोग को मैंने बता दिया है, ये सब नाम याद रखने हैं। ठीक है, ट्रियासिक, जुरेसिक, प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन आपका लगभग 2.58 से 11,700। तो ये है आपका होलोसिन का टाइम पीरियड है आपका जो है 11,700 साल पहले का माना जाता है। अगो ईयर्स अगो से लेके अब तक ये हो गया आपका नवीनतम प्रेजेंट तक 11,700 साल 700 साल मतलब तब से लेके अब तक का समय क्या माना जाता है, होलोसिन माना जाता है। आया समझ में। मानव युग, एंथ्रोपोसिन भी कहा जाता है इसको, मानव युग कहा जाता है। मानव प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रस्तावित अवधारणा। आया समझ में कि नहीं आया। तो इतनी चीज़ों को याद रखना है आप लोग को अच्छे से। इतने से आपका कोई भी एग्जाम में काम हो जाएगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कौन सा वाला, एंथ्रोपोसिन मतलब मानव के कंटेक्स में, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोसिन, एंथ्रोपोसिन भी मतलब इसको कह देते हैं मानव की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। एंथ्रोपोसिन, एंथ्रोपोलॉजी होता है ना वर्ड, सब्जेक्ट, उसी को लेकर के। तो ये सब पॉइंट्स याद रख लो। बाकी तो आपका प्रथम स्थलीय पौधे का विकास सिलुरियन से माना जाता है। प्रथम स्थलीय पौधे मतलब लैंड सिलुरियन में माना जाता है प्रथम स्थलीय पौधा। ये सब पूछा नहीं है अभी तक, बस थोड़ा सा। प्रथम स्थलीय पौधा एनसीईआरटी होगी फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसमें एक चार्ट दिया होगा, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आपका ध्यान में रख लेना है। बाकी कार्बोनिफेरस बता ही दिया मैंने, है ना। पर्मियन वगैरह में जो आगे पढ़ेंगे, पर्मियन जो है आपका, पर्मियन में महाद्वीपों का ब्रेकअप हुआ था, मतलब महाद्वीप का विखंडन जो माना जाता है वो वेगनर ने कार्बोनिफेरस से माना है, लेकिन आधुनिक आधुनिक समय के हिसाब से महाद्वीपों का विखंडन का मतलब महाद्वीप टूट करके अलग हुए, वो कब माना जाता है, पर्मियन टाइम पीरियड में माना जाता है ना। वेगनर ने ये माना हुआ है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विखंडन, है ना। वेगनर ने सिद्धांत दिया, उसमें महाद्वीपों का विखंडन कार्बोनिफेरस माना हुआ है। लेकिन नवीनतम जो प्रमाण है वह किसको मानते हैं, नवीनतम प्रमाण किसको मानते हैं, जो न्यूएस्ट एविडेंसेस है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, है ना। विखंडन का मतलब हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ेंगे जो नए बच्चे, पहले महाद्वीप जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप पहले क्या थे आपके जो है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, बाद में टूट करके अलग हुए, और अभी वर्तमान में कितने महाद्वीप है हमारे पास, 7, है ना। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है न्यूनतम न्यूएस्ट एविडेंसेस के अकॉर्डिंग कब हुआ आपका, पर्मियन में। लेकिन ये सिद्धांत जो दिया था सबसे पहले वेगनर ने दिया था, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस में हुआ था। तो ये दोनों में अंतर याद रखने का। वेगनर के अनुसार पूछेगा तो आंसर क्या होगा, है ना। वेगनर के अनुसार डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट पूछेगा तो वेगनर के अनुसार क्या होगा आपका, वेगनर की स्पेलिंग ये है, तो वेगनर के अनुसार पूछेगा तो आंसर क्या होगा, कार्बोनिफेरस। बट रिसेंट जो एविडेंसेस है वो समय कौन सा बताते हैं, पर्मियन, है ना। तो ये सब आगे आएगा, अभी और घबराना नहीं है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे तो और आएगा, अभी इतना दिमाग में डाल लो। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाते जाना है ना, धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा, चीज़ें डालते जानी है।
और जितना धीरे आराम से करोगे उतना ही मंजिल मिलने की संभावना लेट सही मिलेगी जरूर, लेकिन हड़बड़ी में रहोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है किसके बारे में, किसके बारे में, आपके जो है समय के बारे में। थोड़ा सा ये चार्ट याद रखना है, आगे ज्योग्राफी कहीं भी पढ़ोगे तो ये आपको हमेशा काम आएगा। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अर्थ का जो जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी है उसको डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया आपका। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पूछे या रॉक स्ट्रक्चर पूछे एक ही मतलब होगा वैसे। भारत की भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूछे, रॉक स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, हिंदी में शैल संरचना या भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक। भारत जोड़ लेना, भारत की शैल संरचना या भूगर्भिक संरचना। तो सेल रॉक, तो सबसे पहले रॉक्स के बारे में भी जान लो, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे भी नहीं जानते होंगे। बताओ रॉक्स के बारे में भाई, रॉक करो दक्ष बाबू, रॉक्स के बारे में कुछ रॉक करो। हैं? किसका? हाँ, और बोलो। कौन कौन से टाइप से बताओ। हम्म, चलिए, तो एग्जैक्ट कोर्स जानना है अभी। डेफिनेशन सबसे पहले, फिर टाइप्स। तो डेफिनेशन क्या होगी, कौन बताएगा पुराने बच्चों में? विकासशील बताओ। अब कूलिंग ऑफ मैग्मा से एक इग्नियस रॉक बस बनेगी। पढ़ाया था पहले। वो तो बाद में, हाँ, लेकिन रॉक की डेफिनेशन वो नहीं है ना, वो तो अलग हो गया। रॉक की डेफिनेशन क्या होगी? चट्टान की परिभाषा। कुछ याद आ रहा है जैद? हैं? याद आ रहा है? लिखो, लिख के बताओ जल्दी से फटाक से। बाकी लोग, पुराने लोग, निशी तुम भी तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया हमको, उसमें रही होगी, तो बताओ। अब थे नहीं पता मुझे, बीच बीच में गायब, क्लास व्लास थी, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, मतलब क्लास के कारण से। ठीक है, तुम्हारी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम होती थी तो गायब रहते थे ना बीच बीच में। तो उसके बाद प्रियांशु, नहीं, कुछ याद है आप लोग को? अनुष्का, रॉक की डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल से बताया था मैंने, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स बताया था। खनिजों के सम्मिश्रण को या मिश्रण को क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। याद आया आपको? एक पूरा नोट्स दिया, उसमें एक खनिज का पूरा चैप्टर दे रखा है तुम लोगों को। खनिजों के मिश्रण को या सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? सम्मिश्रण मतलब अच्छे से मिश्रित है, सम्मिश्रण वर्ड भी यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, है ना, वन लाइन में डेफिनेशन, इतने से आपके पूरी रॉक की डेफिनेशन हो जाती है। मिनरल्स कहाँ से निकालते हैं हम लोग? खोद के निकालते हो। मिनरल्स वही रॉक्स को खोद के निकालते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती है, बस खोद के तो निकालना है।
तो इसलिए रॉक्स का मतलब किससे बने हुए रॉक्स जो है आपका मिनरल से बने हुए। तो इसलिए वन लाइन में वन सेंटेंस में क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और नोन एज रॉक्स। खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं। अब खनिज किसको कहते हैं इसकी परिभाषा बताया था तुम लोगों को मैंने, है ना। बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ, टाइम भले लगता है ना, लेकिन बेसिक्स परिभाषा भी जरूरी है। खनिज मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को ऐसे डिफाइन करोगे। मैंने कहा ना यूपीएससी बहुत मंजिल दूर है, ये छोटी छोटी चीजें क्लियरिटी नहीं है दिमाग में, इसका मतलब अभी बड़े क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। बेसिक क्लियरिटी एनसीईआरटी लेवल्स मैंने सब पढ़ाया हुआ है क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं बताता, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ एक एक वर्ड समझाते हुए आगे बढ़ाता हूँ तुम लोग को, टाइम इसलिए लगता है। सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी छूट जाएंगी ना, लेकिन मान के चलता हूँ कुछ नहीं आता है। अब तुम लोग कितना अपने आप को मान के चलते तुम्हारे पे डिपेंड करेगा। तो कुछ नहीं मान के पढ़ोगे तो सीख जाओगे, लेकिन बहुत कुछ आता है मान के पढ़ोगे तो सीखना मुश्किल होता है। बताओ मिनरल्स की परिभाषा। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अलावा ठीक है, दो ही प्रकार होंगे, और कुछ और भी तो हो सकते हैं। एनर्जी वाला न्यूक्लियर यूरेनियम किस में आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा इनऑर्गेनिक में आएगा। इनऑर्गेनिक में। और परिभाषा कुछ सोचो मिनरल्स की। ठीक है, चलिए मिनरल की सिंपल सी परिभाषा होती है कि कोई भी वह तत्व, है ना, कोई भी वह तत्व जिसका एक निश्चित क्या होता है, एक निश्चित फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। एलिमेंट हैविंग अ पर्टिकुलर अ सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी वह तत्व जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है, अ सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट दैट एलिमेंट या दोज एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल्स। बताया था परिभाषा, एनसीईआरटी में भी दिया है, बेसिक नोट्स दिया है तुम लोग, उसमें भी मैंने डब्बे में डाल के दिया हुआ है, समझ गए। तो जैसे कोयला है तो कोयले की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, फिजिकल मतलब कलर रंग वगैरह है, कैसे दिखता है, वो सब क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन होता है उसमें, कार्बन से मिलके बना है और कार्बन के अलग अलग फॉर्म में होते हैं। वही कोयला जब कार्बन का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो डायमंड ग्रेफाइट बन जाता है आपका जो, आई ना बस समझ में। नमक एक मिनरल है, तो नमक आपका यदि उसको क्या बोलते हैं प्यूरिफाई ना किया जाए तो ग्रे कलर का रहेगा, डार्क ब्राउन डार्क ग्रे कलर का रहेगा आपका जो नेचुरल में देखेंगे तो, है ना। और उसका टेस्ट केमिकल टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट करके जानते ही आप लोग। तो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, NaCl केमिकल प्रॉपर्टी हो गई नमक की जो हम लोग खाते हैं, आए ना बस समझ में। तो उसी को हम लोग मिनरल्स, तो मिनरल्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, कोई भी वह तत्व जिसका एक निश्चित क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। आया समझ में। तो सब लोग जानते थे मिनरल कुछ तो होता है, खुद के निकालते इतना ही जानते थे, लेकिन परिभाषा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी दिमाग में जाननी है, रखनी है। तो छोटी चीज़ें क्लियर होंगी तब आगे बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, तो ये हो गया। अब तो तीन टाइप्स होते हैं आपके जो है इसके, उसमें आते हैं हम लोग जो है, एक होता है आपका इग्नियस रॉक, सबसे पहले जो चट्टाने बनी पृथ्वी पर वह है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहली कौन सी चट्टाने बनी है आपकी, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं इसको जो है, प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने, अवसादी या परतदार चट्टाने भी कहते हैं। सेडिमेंट्री या स्ट्रेटा रॉक कहते हैं, परतदार चट्टाने।
और थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक, कायांतरित या रूपांतरित। मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीन प्रकार की पूरी चट्टानें होती है पृथ्वी पर, इनको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी आगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। आया समझ में? अभी सब एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में याद होना चाहिए। ये क्रिस्टल क्लियर याद नहीं है इसका मतलब अभी तैयारी, मतलब अब ये कभी भी आपसे कोई पूछे इतना बेसिक, ये बेसिक बहुत छोटी मोटी चीज़ें बेसिक है, अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो याद अच्छे से होना चाहिए। इग्नियस रॉक मैंने कहा ये सबसे पहले पृथ्वी पर बनी, इसका मतलब पृथ्वी जब बनी तब पृथ्वी आग का गोला थी, है ना। पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो पृथ्वी क्या थी आपकी, जो है आग का गोला थी पूरी तरह से, फायर बॉल थी। वही धीरे धीरे ठंडी होती गई, मतलब मैग्मा के फॉर्म में थी, है ना। अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ किस फॉर्म में थी आपकी, जो है फायर बॉल के रूप में थी, आग के गोले के रूप में थी, मतलब पूरा का पूरा मैग्मा था। तो उसी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, मतलब मैग्मा ठंडा होते गया। तो ये आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है आपका, जो है कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा, फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग डाउन ऑफ। बस इतना एक लाइन याद रखना है, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, तो कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के ठंडे होने से। आज भी यदि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो गया तो हम लोग भी आग्नेय चट्टान के साथ अंदर बन जाएंगे। आग्नेय में फॉसिल्स खत्म हो जाएंगे, इतना टेम्परेचर होता है कि हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा, सब हवा गैस बन करके हम लोग उड़ जाएंगे, हड्डी वड्डी भी सब बराबर हो जाएगी, समझ में आया? तो इग्नियस में फॉसिल्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैग्मा है तो मैग्मा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो किसी भी जीवन का अस्तित्व वहाँ पे रहना। तो पहला तो हो गया मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। विशेषताएं देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, नो फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं, नो फॉसिल्स। क्यों नहीं होते, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, इतने टेम्परेचर में कुछ भी जो है फॉसिल्स मिलना संभव नहीं है। आया समझ में? दूसरा ये क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन होते, क्रिस्टल्स के रूप में टूटते, क्रिस्टल्स होते, इसमें क्रिस्टलाइन रॉक्स होते, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल संरचना, मतलब क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसका मतलब इन चट्टानों को तोड़ोगे तो क्रिस्टल्स फॉर्म में अलग अलग टूटेंगे, है ना। जैसे जो आपका गाड़ी का ग्लास टूटता है, सामने वाला कांच, तो कैसे टूटता है, क्रिस्टल्स के रूप में टूटता है अलग अलग। क्योंकि ग्लास को कैसे बनाया जाता है, तेजी से ठंडा करके बनाया जाता है ना। ग्लास जो बनता है, खास करके जो हमारे कांच वाला गाड़ी के सामने वाला शीशा जो होता है, बनता है ना भाई, तो वो मैग्मा मतलब अत्यधिक मेल्टेड जो भी मटेरियल होता होगा, उसको सडनली क्या कहता है आपका, जो है ठंडा किया जाता है, तो तब जा करके वो कांच बनते हैं। जब टूटता है तो क्रिस्टल्स के रूप में टूटता है। तो सेम यहाँ पर है, मैग्मा ठंडा होता है, कई सारे मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं, धीरे धीरे ठंडा होकर के वो क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है। उसको तोड़ेंगे तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म में क्या होंगे, टूटेंगे। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। आया समझ में? तो क्रिस्टल संरचना होती है। क्रिस्टल्स का जो आकार है वह किस पे डिपेंड करता है, यानी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह में शायद पूछा है, जो क्रिस्टल का आकार है, साइज ऑफ क्रिस्टल्स है, किस पे डिपेंड करता है दक्ष, है ना। अपनी मतलब नहीं बता पाओ तो इंसल्ट फील मत करना, क्लास में तो फिर छोड़ देते हो तुम लोग हैं। मैं सिर्फ पूछने का कारण ये रहता है कि तुम लोग की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो कई बच्चे फिर क्या हो, ज़्यादा क्वेश्चन करो तो दूसरे दिन आना बंद कर देते हो कि सर तो क्लास में क्वेश्चन पूछते आता नहीं है, तो इज्जत खराब हो जाती है करके। तो इज्जत पे नहीं लेना है, नहीं आती तो उसको मानना है कि भाई अभी बहुत पढ़ना बाकी है, और क्लियर क्रिस्टल क्लियर याद नहीं आ रहा मतलब पढ़ना बाकी है, अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन, इसलिए मैंने कहा ना बच्चे लोग को हमेशा बोलता हूँ कि A to Z क्लास को फिर से रिवाइज करो, 2 बार में जाके दिमाग में चीज़ें ठीक से बैठती है। पहली बार तो इतना बड़ा सिलेबस है,
लगता है कुछ कुछ जानते हैं, बस कुछ कुछ जानते लगता है, लेकिन कुछ कुछ जानने से काम नहीं होता है। ठोस जानोगे, सॉलिड जानोगे, क्रिस्टल क्लियर माइंड में कॉन्सेप्ट रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, तब जाकर के यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे सीजीपीएससी हो उसमें भी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट एक एक सिलेबस के पॉइंट्स का रहेगा, तब जाके क्लियर होता है। ऊपर ऊपर सिर्फ थोड़ा पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, और एक बार में सिर्फ थोड़ा बहुत जान पाता है आदमी। लगता है जैसे मैंने कहा ना, क्लास में बैठोगे सर वही मैं भी अगली बार भी पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, अगली बार भी पढ़ाऊंगा, तो अब इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना भाई, कुछ नया जुड़ जाता है तो पढ़ा। जैसे अब तट रेखा चेंज हो गई, तो तटीय क्षेत्र की लंबाई हमने चेंज करके बताया, तो जहाँ चेंज होगा चेंज करेंगे, जहाँ जो है तो वही बताना पड़ेगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऑलमोस्ट वही रहेगी, ठीक है, उसमें चेंज थोड़ी होगा। ज्योग्राफी में मोस्टली वही सारी चीज़ें रहती है। तो क्रिस्टल का आकार किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, तो बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, ठंडे होने की दर पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल का आकार जो ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा। क्रिस्टल का जो आकार है रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर पे। अब बताओ, कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडे होगी तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा? जब कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडी होगी तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, है ना। तेजी से ठंडा होगा तो क्रिस्टल्स उतने ही क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई। तो इस तरीके से ठंडे होने की दर का मतलब हो गया, यदि तेजी से ठंडा होता है, तेजी से ठंडा होगा तो साइज क्या होगा आपका, आकार बड़ा होगा, बड़े आकार के क्रिस्टल्स बनेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, धीरे छोटे आकार के क्रिस्टल्स बनेंगे, स्मॉल पार्टिकल स्मॉल साइज के बनेंगे, और धीरे धीरे ठंडा होगा तो स्लोली कूल डाउन होगा, कूलिंग डाउन होगा तो आपका बड़े आकार के क्रिस्टल्स बनेंगे। आया समझ में? नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स वगैरह में, पूछा यूपीएससी ने, स्टेटमेंट वगैरह में कहीं पे दिया हुआ है, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तब जा करके। आ रहे हैं ना समझ में भाई? तो ये पॉइंट याद रखना है कि क्रिस्टली संरचना होती है, और क्रिस्टल का आकार जो मैग्मा के ठंडे होने की दर पे डिपेंड करेगा। यदि मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसका क्रिस्टल्स के आकार बड़े होंगे, और तेजी से ठंडा होता है तो जैसे मैग्मा है, ये मैग्मा, अब ये आपकी क्रस्ट है, मतलब ऊपर की अर्थ सरफेस वाली लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो ये मैग्मा क्रस्ट के ऊपर आके ठंडा होगा तो तेजी से ठंडा होगा, क्योंकि जैसे आउटर स्पेस में आ गया तो ठंडा क्या होगा, तेजी से होगा। तो इसको हम लोग जो चट्टान बनती बाहर आकर के उसको बेसाल्ट कहते हैं, है ना। अलग अलग नाम भी है लेकिन सामान्यतः बेसाल्ट वर्ड यूज करते हैं। और यही आपके जो है मैग्मा नीचे ठंडा होता है क्रस्ट के नीचे, यही मैग्मा जो है आपके क्रस्ट के नीचे ठंडा होता है, तो जो चट्टान बनती है उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। तो दोनों ही मैग्मा के ठंडे होने से बन रहे, लेकिन नाम अलग अलग क्यों दिया? क्योंकि ठंडे होने की दर अलग है तो प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई, चेंज होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए। तो ग्रेनाइट में क्रिस्टल्स क्या होंगे, बड़े होंगे, ग्रेनाइट में क्रिस्टल्स क्या होंगे आपके, बड़े होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्रस्ट के नीचे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और क्रस्ट से बाहर आ गया तो तेजी से ठंडा हुआ तो बेसाल्ट बन गए। तो कभी ये दोनों एग्जाम्पल फेमस है आपके इग्नियस रॉक्स के, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। बेसाल्ट जब तेजी से ठंडा होगा, बाहर आकर के ठंडा होगा तो बेसाल्ट रॉक बनेगी, और इनसाइड द क्रस्ट ठंडा होगा तो फिर आपका ग्रेनाइट रॉक बनेगी। और दोनों में डेफिनेटली क्रिस्टल किस में छोटे और किस में बड़े होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हो ही गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ रहा है साक्षी समझ में? ठीक है, सोचना है, समझना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम पास में बाद में हो ना, पहले नॉलेज, ये सब चीज़ों को पढ़ के समझ करके नॉलेज बढ़ाना है। सोचो कि मुझे नॉलेजेबल पर्सन बनना है, तो नॉलेजेबल बन जाओगे तो एग्ज़ाम तो पास हो ही जाएगी ना भाई। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है,
तो यहाँ तक ये हो गया आपका विशेषताओं में। एक चीज ये हो गई, क्रिस्टलाइन हो गया। तीसरी विशेषता इसमें एग्जाम्पल दोनों लिख लेना, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, दोनों में डिफरेंस भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद विशेषताओं में एक आध दो विशेषता लिखेंगे। तो इसमें ज्वाइंट्स होते हैं, संधियां होती है, लेकिन परतें नहीं होती है। संधि ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स मिलते हैं, लेकिन परतें, लेयर्स नहीं मिलती है, परतें नहीं मिलती है, नो लेयर्स। ज्वाइंट्स फाउंड बट लेयर्स गेट absent, absent नहीं मिलते, समझे? लेयर्स नहीं होते हैं, लेयर बाय लेयर नहीं मिलेगा, लेकिन ज्वाइंट्स मिलेंगे। लिख लिया? क्या लिखा? ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, संधियां होती है, ज्वाइंट्स होते हैं, राइट का मतलब होते हैं, और लेयर्स नहीं होते हैं, क्रॉस मार दिया। समझ गया ना भाई? ज्वाइंट्स फाउंड बट नो लेयर्स, लेयर्स absent। क्लियर? संधियां मिलती है, परतें अनुपस्थित होती है। अब इसका मतलब क्या है ना? ज्वाइंट्स का मतलब होता है, जैसे ये यहाँ से दिख रहा है, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे इतने में नहीं दिख रहा है ज्वाइंट्स। यहाँ पे कि ज्वाइंट्स है क्या? नहीं है। तो ज्वाइंट्स का मतलब आपका क्या दिखे वहाँ पे जो है, तो यहाँ पे लेयर्स भी मिल जाएगी, इसको अलग कर सकते हैं हम लोग, तो लेयर बाय लेयर अलग हो जाएगा। तो लेयर भी है, ज्वाइंट्स भी है। इसमें ज्वाइंट्स तो लेंगे, लेकिन लेयर के रूप में नहीं मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो लेयर्स के रूप में नहीं टूटेगा, क्रिस्टल के रूप में टूटता है। तो ज्वाइंट्स क्यों मिलते हैं और लेयर क्यों नहीं मिलता? लेयर तब मिलेगा जब एक के ऊपर एक मैग्मा ठंडा होकर के जमेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे पहले मैग्मा जमा हुआ है, नया मैग्मा आएगा तो उसके ऊपर थोड़ी जमा होगा, उसको पहले वाले को भी पिघला देगा वो, तो फिर एक साथ जमा होगा, तो इसलिए लेयर्स नहीं बनती है। समझ पा रहे हो मेरी बातें? है ना? किस दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रटने से काम नहीं, रट के तो चले ही जाओगे। परतें मिलती है, संधियाँ, सॉरी परतें नहीं मिलती, संधियाँ मिलती है, लेकिन रटे रहोगे तो एग्जाम उल्टा भी हो जाएगा। संधियाँ परतें मिलती, संधियाँ नहीं मिलती है, रटे रहोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेयर्स क्यों नहीं मिलेंगे? लेयर्स तभी मिलेगा जब कोई चीज़ आई, दूसरे उसके ऊपर जमा हुई, तीसरे ऊपर जमा हुई, तो एक के ऊपर एक जमा होती जाएगी, तब जाके क्या बनेंगे? आपके लेयर्स बनेंगे। लेकिन मैग्मा एक के ऊपर एक जमा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्मा, नया मैग्मा निकलेगा तो पहले वाले मैग्मा को फिर से क्या कर देगा? वो आसपास के मैग्मा को मेल्ट कर देगा, तो फिर एक साथ ठंडा होगा, तो लेयर्स बनने की संभावना यहाँ पे खत्म हो गई। ज्वाइंट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि ठंडे होने की दर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ठंडे होने की दर क्या होगा? ऊपर का मैग्मा जल्दी ठंडा होगा, नीचे का मैग्मा उसकी तुलना में स्लो ठंडा होगा। ये फास्ट कूलिंग करेगा, नीचे वाला स्लो कूलिंग करेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ज्वाइंट्स बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ज्वाइंट्स बन जाएगा आपका, जो बनेगा नहीं बनेगा? ऊपर वाला तेजी से ठंडा हो रहा है, उसके नीचे का धीरे धीरे, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ज्वाइंट्स बन जाएंगे। तो ज्वाइंट्स बन जाते हैं, लेकिन लेयर्स। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कुछ है तो बताएं। नहीं है? चलिए, तो ये हो गया आपका विशेषताओं में। ये 3-4 पॉइंट याद रखने। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बताए, इसके अलावा और एग्जाम्पल लिखना है तो आपका एंडेसाइट है ना, ये भी एग्जाम, एंडेसाइट, डोलेराइट, एंडेसाइट, डोलेराइट, डोलेराइट, ये सब आपके इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। एंडेसाइट, डोलेराइट, ठीक है, पिग्मेटाइट, बहुत सारे हैं, नोट्स दिया होगा उसमें मिल जाएंगे। पिग्मेटाइट, एंडेसाइट, ये सब आपके एग्जाम्पल्स के रूप में याद रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके इग्नियस रॉक्स। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इग्नियस रॉक्स में चट्टाने हैं, तो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, ठीक ठाक मिलेंगे मिनरल्स, क्योंकि शुरू में मैग्मा ठंडा होकर के पूरा जम रहा है, तो जितने मिनरल्स है आपके उसके अंदर ही मिलेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स।
सेडिमेंट्री या स्ट्रेटा रॉक्स भी कहते हैं, परतदार चट्टाने भी कहते हैं, परतदार चट्टाने भी कहते हैं। तो ये आग्नेय चट्टाने जब टूटेंगी फूटेंगी तो उसके बाद जो चट्टाने बनी होंगी वो कौन सी हो गई आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। तो ये कैसे बनते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, मलबों के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्माण होता है। और मलबा कहाँ मिलेगा, मलबा कहाँ से मिलेगा, चट्टानों के टूटने फूटने से मिलेगा। तो पहले इग्नेस रॉक बनी होगी, फिर इग्नेस रॉक टूटी फूटी और डिपॉजिट हुआ होगा, तो क्या बन गई आपकी सेडिमेंट्री। और बाद में तो सभी रॉक्स टूट फूट करके डिपॉजिट होंगी, सेडिमेंट्री भी टूटेंगी फूटेंगी, उधर मेटामॉर्फिक भी टूटेंगी फूटेंगी और फिर डिपॉजिट होगी, है कि नहीं। लेकिन शुरुआत में तो इग्नियस थी, तो इग्नियस के टूटने फूटने से फिर कौन सी रॉक बनी आपकी, सेडिमेंट्री बनी। आया समझ में। तो मलबों के निक्षेप से, और मलबा कहाँ से मिला, तो सेडिमेंट्स ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स आप कह जो है। तो ये हो गया मलबों के निक्षेप से बनती है। तो इसकी विशेषता में आ जाएंगे, तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी, तो इसमें पहला तो जीवाश्म धूमधाम से मिलते हैं, फॉसिल्स यहाँ पे क्या होंगे आपके, फॉसिल्स धूमधाम से मिलेंगे। टूटने फूटने के बाद उसी में जब जीव जंतु वनस्पति सब पलने बढ़ने लगते हैं तो जीवाश्म मिलते हैं, पर्याप्त मिलते हैं, आपके जीवाश्म भी मिलते हैं। इसमें परतें भी मिलती है, संधियां भी मिलती है, लेयर्स भी मिलते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर, एक मलबा डिपॉजिट है, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरीके से चट्टान बनती है आपकी जो है। परतें भी मिलती है, संधियां भी मिलती है, ज्वाइंट्स भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगी आपकी जो है। आया समझ में। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। इसके एग्जांपल्स में आपका लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसी में मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है तो डोलोमाइट कहते हैं, डोलोमाइट। कोयला भी इसी का एग्जाम्पल में आ जाएगा, कोल डिपॉजिट्स, कोल आपका जो है कोयला भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, ये सब आपके औषधि चट्टानों में आएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगे। बालू का पत्थर, आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है। ये सब किस में आएंगे आपके जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगे, ठीक है। नमक उमक सब सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगे। चले आगे। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री। लास्ट है आपका मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक में कायांतरित या रूपांतरित हिंदी में कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये क्या होता है, ताप और दाब के प्रभाव से जब चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है, चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है, ताप एंड दाब के प्रभाव से, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, चट्टानें क्या हो जाती है, चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, फॉर्म क्या हो जाता है, रूप में परिवर्तन, चेंजेस इन इट्स फॉर्म, है ना। ये कंप्लीट भी हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा आपका, इम्पैक्ट ऑफ, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ रॉक्स गेट चेंज्ड, है ना। इसमें संरचना चेंज हो सकती है, संरचना स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है, संगठन भी चेंज हो सकता है। आया समझ में। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक गेट चेंज्ड, संरचना संगठन परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक। ये जो परिवर्तन है आपका कंप्लीट पूर्ण परिवर्तन भी हो सकता है, कंप्लीटली चेंज हो सकता है, या आंशिक भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो चेंजेस है बात, कंप्लीट भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये सब पॉइंट भी याद रखने हैं। क्लियर पॉइंट। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है
जैसे आपका संगमरमर, तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है ना? मार्बल जो है ये लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर ताप और दाब के प्रभाव से क्या बन जाता है, लंबे समय तक फिर से तपता है, दबता है, तब जाके संगमरमर बनता है, समझे? तो तुम लोग भी संगमरमर बनना है तो तपना और दबना पड़ेगा। आईएएस बनना है तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य, मेहनत सब एक साथ लगानी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा ना आराम से रिलैक्स होकर के एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ोगे, हड़बड़ी में नहीं पढ़ोगे तब जाकर के चीजें क्लियर होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी जो है हड़बड़ी का गेम नहीं है, और आज की डेट में तो और बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं था। अब फिर से मैंने कहा कि जब तक पढ़ोगे लिखोगे, मेंस के क्वेश्चंस लिखने की आदत डालो, है ना? मेंस का एक एक क्वेश्चन जब तक आप लिखने लायक नहीं बन पा रहे हो तब तक प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। मैंने फिर से कहा है, भले बाद में प्रीलिम्स देने के बाद नहीं निकला बोल दोगे, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपको तैयारी आपकी हुई है नहीं हुई तब पता चलेगा जब मेंस के क्वेश्चंस आप क्या कर लो, है ना? क्वेश्चन देखो और आपके दिमाग में कम से कम उसका आंसर क्या होगा आ जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट फैक्ट्स भी याद आने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी याद आने चाहिए। आई ना बस समझ में? तब जा करके आपका काम हो पाएगा। इससे ही तब क्लियर होगा कि वास्तव में आपने कितना। तो मेंस में जब लिखना होता है हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डालने पड़ते हैं ना। जैसे फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आपको लिखना हो, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट लिखना हो, तो सिर्फ ऊपर ऊपर के विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, बस नाम, और बाकी उसके अंदर बिना आर्टिकल के लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट है, उनको पावर जो दी गई किस आर्टिकल के तहत दी गई है, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, आपका पावर ऑफ पार्डन क्या है, किस आर्टिकल में मेंशन किए गए। तो ये जब अच्छे से याद करके लिखने लायक आप बन गए तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो गलत होने की संभावना होगी क्या? क्योंकि आपकी हर चीज़ क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और फैक्ट्स भी याद है। कौन कौन से आर्टिकल्स में एग्जीक्यूटिव पावर है, किसमें आपका फिनेंशियल पावर है, किसमें आपका इमरजेंसी पावर्स है, किसमें आपका लेजिस्लेशन पावर है, पावर ऑफ पार्डन किसमें है। तो आर्टिकल्स को भी याद करके अच्छे से पढ़ना है। आए ना बस समझ में? तो इस तरीके से तैयारी करोगे तब जब भूकंप के बारे में जो मेंस में क्वेश्चन आया है वो लिखने लायक बन गए तो भूकंप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी लिख पाओगे। जैसे वेनेजुला में भूकंप आया अभी, तो पूछेगा वेनेजुला में भूकंप हाल फिलहाल में जो आया उसको उसका उदाहरण देते हुए समझाइए कि भूकंप क्यों आते हैं फिर पृथ्वी पर, है ना भाई? तो फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरा कूदना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी पता है, भूकंप के कॉन्सेप्ट पता है, तो प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वहां से गलत आई ना बस समझ में? सेम आपका इकोनॉमी वगैरह से भी है। तो इसलिए मैंने फिर से कहा है कि मेंस में लिखना सीखना है, प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट। लेकिन आप लोग क्या करते हो, लिखने से बचना चाहते हो। लिखने जैसे मैंने कहा ना कि मैं हर बार टेस्ट शेड्यूल करता हूँ, मेंस प्रीलिम्स, लेकिन मेंस वाला टेस्ट देने कोई नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव वाले देने नहीं पता तो तुक्का तो मार ही लेंगे, चार में से एक हाथ, इसलिए आई जाते। चलिए ये समझ में आ गया आपका। तो एग्जाम्पल्स में आपका चूना पत्थर का संगमरमर, उसी प्रकार से बालू का पत्थर सैंड स्टोन का बनता है क्वार्ट्ज, है ना? लाइम स्टोन का क्या बन गया, लाइम स्टोन का बन गया आपका जो है, सॉरी लाइम स्टोन का बन गया मार्बल, सैंड स्टोन का बनता है क्वार्ट्ज। क्या बनता है? क्वार्ट्ज बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट का बन जाता है नीस, ग्रेनाइट का बन जाता है आपका जो है नीस, इसकी स्पेलिंग इस टाइप से नीस।
ग्रेनाइट का नीस बनता है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट बनता है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट, हिंदी में भी वही लिख लेना, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट। ये हो गया आपका जो कोल का, मैंने कहा ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों बनता है, डायमंड भी बनेगा। इसी से स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, ग्रेफाइट भी बनता है। कार्बन कंपोजिशन पे डिपेंड करता है आपका जो कोल से। और क्या बच गया भाई? ठीक है, एक आपका सेल, सेल जो आपका ये सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये कौन सी रॉक होती है? सेल आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है सेल। तो सेल का स्लेट बनता है। स्लेट जो लिखने के लिए यूज करते थे ना पहले, अब तो नहीं करते आप लोग, लेकिन पहले हम लोग लिखते थे, बचपना हमारा वही से स्टार्ट हुआ था। चाक, वो एक क्या बोलते उसको, जो पतला सा होता था। हाँ, चाक पट्टी तो बोलते थे लिखने के लिए। जो एक तो चाक हो गया हो तो बोर्ड में लिखते थे, लेकिन नहीं उसको, पेंसिल नहीं, बत्ती। अच्छा ठीक है। चाक तो हो गया बोर्ड में लिखने की, उसके अलावा आती थी ना एक पतली सी, हाँ पतली खा भी पता नहीं कौन, कई लोग खाते थे। ठीक है, तो सेल का स्लेट बनता है, और स्लेट का फिर से चेंज हो जाता है तो सिस्ट बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कायांतरित का भी कायांतरित हो जाता है, पुनः रूपांतरण कहते हैं उसको। क्या बोलेंगे हम लोग? पुनः रूपांतरण, पुनः पुनः रूपांतरित चट्टाने। समझ में आया? सेल का सेल का स्लेट बना, स्लेट का सिस्ट बना, तो ये पुनः रूपांतरण हो गया। स्लेट का फिर से रूपांतरण हो गया। पुनः रूपांतरण का मतलब आपका क्या बोलेंगे? री मेटामॉर्फाइज हो गया ना, पुनः मतलब री मेटामॉर्फाइज हो गया आपका जो। हाँ नहीं, री मेटामॉर्फिस हो गया ना, पुनः रूपांतरण का, मेटामॉर्फिक का फिर से मेटामॉर्फिक हो गया, तो री मेटामॉर्फिज, री मेटामॉर्फाइज्ड लिख लो, री मेटामॉर्फाइज्ड हो गया, या री ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हो। आया समझ में? तो ग्रेनाइट का नीस, नीस का और नहीं यार, यहाँ पे कुछ गलत, ग्रेनाइट का नीस बनता है, नीस का सिस्ट बनता है। स्लेट का कुछ, इसका सिस्ट बनता है, सॉरी, है ना। ग्रेनाइट का नीस और नीस का सिस्ट लिख लेना, इसका नहीं है। सेल का स्लेट बनता है, स्लेट का भी कुछ बनता है, इसका भी सेल का स्लेट, स्लेट का। याद आ रहा है कुछ? नोट्स में दिया था। ठीक है, सेल का स्लेट, स्लेट का। ठीक है, इसको देखते हैं। ये वाला याद रखना, ग्रेनाइट का नीस, नीस का सिस्ट बनता है। ठीक है, इसमें आएगा पुनः रूपांतरण। चलिए, तो ये इस तरीके से क्या होते हैं आपके चट्टाने, 3 प्रकार की होती है, और तीनों प्रकारों में सब विशेषताएं याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें बेसिक जानकारी रखनी है चट्टानों के बारे में। तो ये आपका पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी वाले नोट्स में जो जिनको मिल गया होगा पुराने बच्चों को, उसमें एक चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स, जाके आज ही पढ़ लेना। और है ना, उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, बाद में देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी वाले नोट्स में दिया होगा मिनरल्स एंड रॉक्स करके एक चैप्टर, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी का ही मैंने डाला हुआ है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो मिनरल्स और रॉक्स के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोग के पास में, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। आया समझ में? है ना, मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल दिया है वहाँ पे एनसीईआरटी में ही, तो इसलिए मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन वहाँ से पूछने की संभावना रहेगी, तो वो आपको अलग से देखना है। तो ये हो गया, कल देखेंगे हम लोग फिर आपका जो है आगे की चीज़ें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का देखेंगे कल आपका। ये चट्टाने हो गई, चट्टाने पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था कि आगे पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा कि हिमालय के मध्य भाग में ग्रेनाइट नीस चट्टाने मिलती है।